हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम का जो यूनिट 11 हमने स्टार्ट किया था, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट में हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट क्या होता है, कैसे कौन से टाइप्स के रिस्क होते हैं, उसे कैसे आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। फिर रिस्क को मेजर कैसे किया जाता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, फिर उसके बेसिस पे कुछ सम्स हम देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, ये बहुत ही आसान वे में हम करने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चंस आते भी हैं तो आप आराम से उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। और फिर उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले और डाउन साइड पोटेंशियल क्या होता है, ये सभी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो जून 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये न्यू सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स भी आसानी से ये सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स रिस्क आइडेंटिफिकेशन। देखिए, कोई भी बिजनेस में कई तरीके के रिस्क होते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, कौन से टाइप्स रहते हैं रिस्क के, ठीक है। तो मेजर रिस्क के टाइप्स रहते हैं स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये क्या रहते हैं। देखिए, लिक्विडिटी रिस्क मतलब आपने किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया और आपको सडनली वो पैसे की ज़रूरत पड़ी, और अगर आप उसे लिक्विड फॉर्म में नहीं कर सकते, आप उसको डिसॉल्व करके तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते, तो एक तरीके का लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट होता है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब, जैसे कि बैंक के केस में इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, मतलब वो एफडी के फॉर्म में पैसे लेते हैं और फिर लोन के फॉर्म में पैसे देते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट में उससे जो भी मुनाफा या प्रॉफिट होता है, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो कभी कभी क्या होता है, एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन, जो लैंडिंग रेट्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होती है। फिर मार्केट रिस्क तो सभी को पता है, ठीक है, मार्केट में कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो अगर आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क अराइज हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं आपका पैसा प्रॉफिट में जाने वाला है या लॉस में जाने वाला है। फिर डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क मतलब, सपोज़ बैंक ने किसी को पैसे दे दिए लेंडिंग के फॉर्म में और वो पर्सन ने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, वहाँ से पैसा वापस आना बंद हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट में। मतलब क्या कि आपने किसी बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है, जैसे कि आपने लेंडिंग के फॉर्म में डाला और वहाँ से डिफ़ॉल्ट हो गया, वो बिज़नेस अगर सपोज़ डूब गया, ठीक है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आपके पैसे डूबने की पूरी रिस्क है, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। और ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क मतलब, जैसे कि हम जब बिज़नेस चला रहे हैं तो ऑपरेट करते वक्त वहाँ के स्टाफ से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है काम के फॉर्म में, ठीक है, या कुछ भी सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सभी केस की वजह से एक तरीके का या कुछ फ्रॉड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, कि जैसे कि बैंक में स्टाफ है, ठीक है, उन्होंने किसी को एडवांसेस दिए, ठीक है, लोन दिया, और ठीक से डॉक्यूमेंट्स अगर चेक नहीं किए, तो वो केस में क्या हो सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का ऑपरेशनल रिस्क है। जब आप ऑपरेशंस कर रहे हो, जब आप एक्चुअल में वर्किंग कर रहे हो, तभी आप थोड़ा सावधानी से काम करो, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के रिस्क है स्टूडेंट्स। तो कोई भी बिजनेस में रिस्क आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सर्टन रिस्क सच एज लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क आर मैनेज एट एग्रीगेट और पोर्टफोलियो लेवल। तो लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को पोर्टफोलियो लेवल में मैनेज किया जा सकता है, लेकिन रिस्क सच एज क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस आर टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एट द ट्रांजैक्शन एज वेल एज पोर्टफोलियो लेवल। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क रहते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, उनको ना कि सिर्फ पोर्टफोलियो लेकिन ट्रांजैक्शन लेवल में भी उनका, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल में उनका ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल है, चाहे क्रेडिट रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो या मार्केट रिस्क हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बिजनेस में जब आप पैसे डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिस्क को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कौन सी रिस्क हो सकती है, ठीक है। In essence, risk identification consists of identifying various risks associated with the risk taking at the transaction level and examining their impact on portfolio level or capital requirement. तो ज़रूरी है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो ट्रांजैक्शन लेवल पे हो, चाहे वो पोर्टफोलियो लेवल पे हो, और उसके हिसाब से
कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगा, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब स्टूडेंट्स हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि आपको रिस्क को मेजर करके पहले से ही रिस्क का कवरेज रेडी रखना है, ठीक है, एक बैकअप प्लान रेडी रखना है। तो वो कितना लगेगा रिस्क का प्राइस, ठीक है, रिस्क कवर करने के लिए पैसा, उसी को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क, ठीक है, फॉर कवरिंग रिस्क। अगर रिस्क होता है तो हम उसे पहले से प्रेडिक्ट करके करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, रिस्क कंटेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। रिस्क कंटेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन प्राइसिंग द एक्सपोजर ऑफ रिस्क एट द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। RAROC इज द की ड्राइविंग फोर्स। मतलब क्या कि ये सभी रिस्क को पहले से ही आप मेजर करो, ताकि जो RAROC है ना, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, उसे आप पहले से ही कैलकुलेट करके रख सकते हो। ये समझने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, इसे ठीक से समझते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। क्या बोला है उन्होंने, जैसे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल बताया है। से ब्रांच बी हैज़ एक्सटेंडेड लोन ऑफ ₹1 करोड़, ठीक है। एक ब्रांच बी है, उन्होंने 1 करोड़ में एक लोन दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली 2 सिनारियो है स्टूडेंट्स। ब्रांच बी ने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, ठीक है, और ये लोन उन्होंने कितने टाइम के लिए दिया, 5 ईयर्स के लिए। और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% ओवर BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के ऊपर 1% से मिलेगा, और BPLR करंटली है 10%। तो इसके ऊपर 1% मतलब 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्होंने ये अमाउंट लोन पे दे दिया। किसने, ब्रांच, एक बैंक के ब्रांच ने। और सेकेंड क्या किया, द लोन इज रीपेड इन द इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स विथ 1 more मोरेटोरियम, 1 year मोरेटोरियम। तो एक मोरेटोरियम ईयर का, एक 1 year मोरेटोरियम दिया, और उसके बाद में इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में आप उसका इंटरेस्ट भर सकते हो, ठीक है। फंडिंग ऑफ लोन इज टू बी डन फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ द 3 years ऑफ द सेम अमाउंट। इसका फंडिंग बैंक ने कहाँ से किया, ठीक है। जो 1 करोड़ का फंडिंग था, ये उन्होंने कहाँ से किया, उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट लिया, ठीक है, फ्रॉम अ डिपॉजिट ऑफ 3 years। एक उन्होंने FD लिया था, 3 साल का FD, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं, 6%। व्हाट इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन विदाउट टेकिंग इनटू CRR और SLR रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो CRR और SLR रिक्वायरमेंट को कंसिडर ना करते हुए भी ये दोनों केस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये हमें बेसिकली देखना है। देखिए, पहले तो स्टूडेंट्स आपको समझना है ये सिनेरियो है क्या। देखिए, एक ब्रांच है, उन्होंने एक पर्सन को लोन दिया, ये तो है पहले बात तो लोन वाला केस, और ये है उन्होंने FD लिया, ठीक है, ये उन्होंने FD ले लिया और ये लोन दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक FD लिया 1 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पे उन्होंने 3 साल के लिए वो FD फिक्स किया है एक कस्टमर ने, उसे वो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देंगे। और वही पैसा उन्होंने एक बैंक ने दूसरे कस्टमर को 1 करोड़ रुपीज़ को में लोन के फॉर्म में दे दिया 5 साल के लिए, और उससे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी बैंक, 11%। तो मतलब यहाँ से 6% इंटरेस्ट वो देगी कस्टमर को, और लेगी कितना, दूसरे कस्टमर से 11%। तो ये ऑलमोस्ट उसको 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 5% इंटरेस्ट का प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये 3 साल के लिए FD है ना, तो 3 साल के बाद तो ये FD मैच्योर होगी। तो ये पर्सन ने अगर रिन्यू नहीं की, ठीक है, ऑटो रिन्यू नहीं की, तो ये पैसा बैंक को FD का वापस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उसने लोन कितने टाइम के लिए दिया है, 5 ईयर्स के लिए दिया है, और वो भी 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हो सकता है कि अगर इसने वापस पैसा दे दिया, तो इसको वापस जब पैसा देने का टाइम आएगा 3 साल के बाद, तो बैंक कहाँ से पैसा देगी, क्योंकि ऑलरेडी तो उसने वो पैसा यहाँ पे दे दिया है लोन के फॉर्म में। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कस्टमर है जिसे 1 करोड़ रुपीज़ लोन दिया, उसने अगर डिफ़ॉल्ट किया, अगर वो पैसा EMI भर ही नहीं पाया, ठीक है, EMI के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे 1 year मोरेटोरियम पीरियड भी है ना, तो बेसिकली 6 years का हो गया। 5 years के लिए दे दिया, लेकिन 1 year मोरेटोरियम है। तो मतलब क्या है कि 6 years के टीनियर में 3 years में ही पहले वाला पैसा वापस देना पड़ेगा बैंक को, और अगर इसने डिफ़ॉल्ट किया तो बैंक डबल रिस्क में आ जाएगा, ठीक है। उसको ना इसका पैसा वापस दे पाएगा और ना इससे पैसा ले पाएगा। तो ये केस में कौन से टाइप के रिस्क अराइज हो सकते हैं, ये हमें बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स जज करना है। देखिए, पहला रिस्क तो देखिए क्या है, डिपॉजिट वुड बिकम पेएबल एट द एंड ऑफ 3 years वेयर एज लोन वुड बी रीपेड
टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ओनली, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये केस में आपको 3 साल के बाद रीपे करना पड़ेगा पैसा, ये केस में 6 ईयर्स के बाद पैसा वापस मिलेगा। 3 साल के बाद पर्सन फिक्स एफडी मैच्योर हो जाएगी तो पैसा लेने आएगा, यहाँ पे आपको पैसा वापस देने के लिए 6 साल मिलने के लिए 6 साल लगेंगे। तो ये कौन सी रिस्क क्रिएट करती है? बैंक विल फेस फंडिंग रिस्क। तो सबसे पहली केस रिस्क क्या कौन सी आई यहाँ पे स्टूडेंट्स? फंडिंग रिस्क। क्यों फंडिंग रिस्क? क्योंकि जहाँ से पैसा लिया और दूसरे जगह दे दिया है तो पहले मैच्योर देने वाला पैसा होगा, फिर लेने वाला आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब वापस जो देना है वो पहले मैच्योर हो रहा है, इसलिए पहली फंडिंग रिस्क आई। इन केस देर इज डिफॉल्ट बाय बोरोअर, टाइम रिस्क वुड ऑल्सो अराइज, ठीक है। दिस वुड बी द लिक्विडिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन। मतलब देखिए, अगर बोरोअर ने डिफ़ॉल्ट किया, जैसे कि मैंने बोला ऐसा भी हो सकता है कि ये जिसे 1 करोड़ रुपया लोन दिया है उसने अगर डिफ़ॉल्ट किया तो वो केस में यहाँ पे टाइम रिस्क हो जाएगी और लिक्विडिटी रिस्क भी हो जाएगी। मतलब बैंक ने इसका पैसा उठा के इसको दिया है ना, ये सबको कस्टमर, इसे हम ए बोलते हैं और इसे कस्टमर सी बोलते हैं। तो सी कस्टमर का ए कस्टमर को पैसा दिया ना, तो अगर ए ने डिफ़ॉल्ट किया तो फंडिंग रिस्क तो होगी, लिक्विडिटी रिस्क भी होगी। बैंक पैसा जब सी मांगने आएगा अपना फिक्स किया हुआ पैसा तो कहाँ से पैसा देगा, ठीक है। एक तो पहले टाइम से पहले उसको पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ पे 6 साल के बाद मैच्योर है, यहाँ पे 3 साल में देना पड़ रहा है, तो ये तो हुआ टाइम रिस्क, ठीक है। और दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। अगर इसने डिफ़ॉल्ट किया तो वो लिक्विडिटी मतलब पैसे लाएगा कहाँ से वापस देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए दूसरे रिस्क कौन से हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स? टाइम रिस्क, मतलब टाइम से पहले मैच्योर हो रहा है, और लिक्विडिटी रिस्क इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय बोरोअर, ठीक है। और कौन से रिस्क हो सकते हैं देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन लिंक टू बीपीएलआर, ठीक है, और एमसीएलआर और आरएलएलआर, ठीक है। लेकिन बीपीएलआर अगर रिड्यूस हुआ अब ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर देन बेसिस रिस्क वुड अराइज। देखिए जैसे कि और एक उन्होंने एक सिनारियो बताया है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए जिस रेट पे यहाँ पे लोन दिया है वो है लिंक टू बीपीएलआर, ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पे दिया है। हो सकता है देखो ये 3 साल के लिए इससे फिक्स में पैसा लिया है, ठीक है, और तो पहले 3 साल में ऐसा भी हो सकता है, पहले तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, 11 से 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। तो वो केस में यहाँ पे इसको तो 6% इंटरेस्ट तो देना ही है बैंक को फिक्स पे एफडी पे, लेकिन अगर यहाँ पे बीपीएलआर कम हो जाएगा तो बैंक का जो यहाँ पे बीच में पहले 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉफिट हो रहा था ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 6% उसको देना पड़ रहा है और यहाँ पे उसको 11 से कम मिल रहा है। तो ये जो रेट पे डिपेंडेंट अपना लोन है, ठीक है, चाहे बीपीएलआर हो चाहे एमसीएलआर हो, ठीक है, लेंडिंग रेट पे डिपेंडेंट, अगर वो फ्लक्चुएट होता है तो वो केस में भी बैंक के पास कौन सी रिस्क आती है? बेसिस रिस्क, ठीक है। बेसिस रिस्क मतलब अगर जिस रेट पे बेस्ड इंटरेस्ट पे बैंक पैसे का लेन देन कर रहा है वो अगर फ्लक्चुएट हो जाता है तो बैंक का नुकसान होगा, बैंक का जो मार्जिन जो प्रॉफिट है उतना वो नहीं अर्न कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? आफ्टर 3 ईयर पीरियड when the question of funding loan would arise, deposit may not remain the same, ठीक है, so the transaction would face a gap or mismatch risk, ठीक है। तो वही बात बोली है अभी कि 3 साल के बाद जब फंडिंग का बारी आएगा, ठीक है, 3 साल के बाद जब डिपॉजिट रिटर्न देने की बारी आएगी तो वो केस में क्या होगा? लोन तो मैच्योर हुआ नहीं है ना, लोन तो मैच्योर हुआ नहीं, इसको 3 साल के बाद पैसा वापस देना है, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 6 ईयर्स का टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम से पहले बैंक को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो इसके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बैंक को कहीं से पैसा अरेंज करके इसको देना है, ठीक है, सी को। तो ये रिस्क को क्या बोलते हैं? गैप या मिसमैच रिस्क, ठीक है, गैप या मिसमैच रिस्क भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक जगह टाइम से पहले उसे पैसा देने पड़ रहा है, तो मतलब ये क्या है? टाइम का गैप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? एज लोन्स गेट्स रीपेड द रीपेमेंट प्रोसीड्स हैव टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। द रेट एट विच दिस में बी डन इज नॉट एट द पार विद द इंटरेस्ट रेट बीइंग चार्ज, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट बैंक वुड फेस री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है, देखिए जब ये लोन रीपे हो जाएगा, मतलब जो कस्टमर ए है उसने लोन रीपे कर दिया, ठीक है, तो बैंक के पास 1 करोड़ पैसा आ गया प्लस कुछ इंटरेस्ट जो भी कस्टमर ए ने पे किया है, ठीक है, और उसने एफडी के फॉर्म में इसको पैसा वापस दे दिया, ठीक है। 3 साल के बाद ही उसने पैसा कहीं से अरेंज करके सी को दे दिया और बाद में 6 साल के बाद कस्टमर ए ने भी अपना लोन क्लोज कर दिया। तो अभी जब ये 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट
कहीं री इन्वेस्ट करने की बारी आएगी तो ज़रूरी नहीं, जहाँ पे बैंक को पहले केस में देखो 11% इंटरेस्ट रेट से उसको इंटरेस्ट मिला था लोन पे, ठीक है, और यहाँ पे 6% ही दिया, मतलब 5% का उसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ था बैंक का। ज़रूरी नहीं जब री इन्वेस्ट करने जाएगा पैसा बैंक वापस 6 साल के बाद लोन के पैसे क्लियर होने के बाद तो उसे वही मार्जिन में इंटरेस्ट मिले, ठीक है, वही उसका ही उतना ही इंटरेस्ट में प्रॉफिट हो, ज़रूरी नहीं है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक कितना प्रॉफिट कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब जब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ मैच्योर हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं जब आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा मिले, हो सकता है कम भी मिल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देयर वुड ऑलवेज बी पॉसिबिलिटी ऑफ लोन अमाउंट प्रीपेड और डिपॉजिट अमाउंट विड्रॉन प्रीमैच्योरली, दिस विल बी कॉल्ड एज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। हो सकता है कि लोन को टाइम से पहले क्लोज किया जा सकता है, ठीक है, या डिपॉजिट को टाइम से पहले मैच्योर तोड़ा जा सकता है। हो सकता है ये पर्सन 6 साल तक ना रुके, ये 2 या 3 साल में अपना लोन क्लोज कर दे, तो बैंक जो 6 साल में 5 साल में 11% इंटरेस्ट से जो पैसा कमाने वाली थी वो कमा नहीं पाएगी, ठीक है। और हो सकता है फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए रखा और ये पर्सन 1-2 साल में ही आके बोला कि नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मेरा एफडी तोड़ना है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे अब ज़रूरी नहीं अब 6% वाला पूरा इंटरेस्ट दो, कम दो, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। तो ये केस में क्या होगा, प्री मैच्योरली ये लोन क्लोज हुआ या प्री मैच्योरली एफडी ब्रेक हुआ, तो वो केस में कौन सा रिस्क क्रिएट होता है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है। मतलब टाइम से पहले ही जहाँ पे ट्रांजैक्शन बैंक कर रहा है, पैसा इन्वेस्टेड है, जहाँ से उसको प्रॉफिट होने वाला है वो टाइम से पहले क्लोज हो जाए, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस का रिस्क यहाँ पे क्रिएट होता है, उसी को कहते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। और लास्ट कौन सा फॉर्म है रिस्क का स्टूडेंट्स, देयर वुड बी इंटरेस्ट रेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन, इन एडिशन देयर वुड बी डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क तो होता ही है, मैंने अभी आपको बोला, देखो 6% में यहाँ पे एफडी दिया था, उसने फिक्स किया था कस्टमर ने, और वही पैसा उसने 11% में दे दिया। लेकिन अगर ये जो लेंडिंग रेट चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं 11 हो रहे, ये 12 भी हो सकता है, या 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये केस में बैंक का इंटरेस्ट रेट रिस्क हमेशा बना रहेगा, ज़रूरी नहीं जितना प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया था, प्रेडिक्ट किया था, उतना ही वो कर पाए। और दूसरी बात क्या है, क्रेडिट रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकती है, मतलब ये पर्सन जिसको लोन दिया इसने अगर डिफ़ॉल्ट किया तो वो भी पैसा गया, ठीक है। ये ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकती है, बैंक में काम करने वाले लोग हो या सॉफ्टवेयर्स हो, कुछ ना कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वो केस की वजह से क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ फ्रॉड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट हो सकता है, कुछ एरर हो सकती है, उसकी वजह से भी बैंक को लॉस हो सकता है। तो वो केस को क्या कहेंगे हम, क्रेडिट रिस्क, या हम इसे डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन सा था, एक तो है इंटरेस्ट रेट रिस्क जो कि हमेशा बना रहता है बैंक पे, और कौन सा था, ऑपरेशनल रिस्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने देखा जहाँ पे एक ब्रांच 2 कस्टमर्स के साथ पैसा के लेन देन करके कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें कितने टाइप्स के रिस्क है देखिए, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बेसिस रिस्क, गैप और मिसमैच रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, क्रेडिट या डिफ़ॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो मतलब एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक बिजनेस के स्ट्रैटेजी के लिए भी इतने सारे रिस्क होते हैं, ठीक है, एक बैंक के सामने। तो आप सोचिए अगर आप कोई भी बिज़नेस में पैसे डालते हो कि कितने टाइप्स के रिस्क हो सकते हैं। तो ये सभी रिस्क को पहले से ही कैलकुलेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना इन्वेस्टमेंट, अपना बिजनेस प्लान करना है, उसी चीज़ को कहते हैं स्टूडेंट्स रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यही आपको ये टॉपिक में बोला है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक ठीक से समझा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था हमने ठीक से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ रिस्क मेजरमेंट। देखिए रिस्क को आपने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है ये रिस्क है, अभी ज़रूरी क्या है, सेकेंड स्टेप होता क्या है कि रिस्क को मेजर करना, ठीक है।
रिस्क को आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर आप उसे मेजर ही नहीं कर पाए तो आप कैसे उसे कवर करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कितना कैपिटल आपको साइड में रखना है ताकि वो रिस्क आप कवर कर सको? ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिस्क मेजरमेंट। तो एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है रिस्क को मेजर करने का, जिसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखिए, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी एंड डाउन पोटेंशियल। ठीक है, 3 टाइप्स में एक्चुअली रिस्क मेजरमेंट डिवाइड होता है। तीनों को डिटेल में देखेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होता है, वोलेटिलिटी क्या और डाउन साइड पोटेंशियल क्या होता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है। रिस्क को बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी कैसे मेजर करते हैं? Sensitivity captures deviation of a target variable due to unit movement of single market parameter. Only those market parameters which drive the value of target will be relevant for the purpose. ठीक है, मतलब क्या है, सेंसिटिविटी वाला जो फैक्टर है ना, वो सिर्फ एक पैरामीटर को लेके चलता है। आप इतना ही ध्यान रखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट वैल्यू ड्यू टू 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट वुड बी सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर। तो मतलब क्या है कि जब आप सेंसिटिविटी को किसी एक पैरामीटर की, किसी एक रिस्क एलिमेंट की सेंसिटिविटी की वजह से अगर आपके बिजनेस को कुछ रिस्क क्रिएट होता है, कुछ रिस्क हो सकता है, तो वो केस में हम बोलेंगे कि सेंसिटिविटी मेजरमेंट है रिस्क का। ठीक है, मतलब सिर्फ एक पैरामीटर पे बेसिस पे अगर आप रिस्क मेजर कर रहे हो तो उसे कहते हैं बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, रिस्क मेजरमेंट बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट पैरामीटर कुड बी एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइसेस। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि सिर्फ एक पैरामीटर के बेस्ड आप करते हो। द इंटरेस्ट रेट गैप इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्जिन ऑफ द बैंकिंग बुक। ड्यूरेशन इज द सेंसिटिविटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग बुक। तो देखिए, बैंकिंग बुक के लिए इंटरेस्ट रेट की गैप ही सेंसिटिविटी मेजर्स माने जाते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्जिन। ट्रेडिंग बुक के लिए क्या माना जाता है, ड्यूरेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि कितने टाइम के लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ये एक ट्रेडिंग बुक के लिए सेंसिटिविटी मेजर है। ठीक है, यूजुअली मार्केट रिस्क मॉडल्स यूजेस सेंसिटिविटी फेयरली वाइडली, लेटेस्ट टेक्निक्स यूजेस वैल्यू एट रिस्क। तो जनरली मार्केट मॉडल्स में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, लेटेस्ट टेक्निक, जिसके बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी आप रिस्क मेजर कर सकते हो, दैट इज़ वैल्यू एट रिस्क, VAR कहते हैं उसे। ठीक है, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस सफर्स कपल ऑफ ड्रॉबैक्स। तो अभी हमने जाना कि बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी रिस्क कैसे मेजर करते हैं। कोई भी एक बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एक पैरामीटर को आप ध्यान में रख के उसका रिस्क मेजर करोगे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो देखते हैं। पहले तो बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक मार्केट पैरामीटर को देखा जाता है रिस्क को जब आप मेजर करते हो, तो अदर पैरामीटर्स है ना, उनको ध्यान में नहीं दिया जाता। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी के पैरामीटर्स आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, आप उसको साइड में रख रहे हो। ठीक है, सिर्फ एक ही पैरामीटर को अगर आप देख के रिस्क मेजर करोगे तो दैट इज़ नॉट परफेक्ट, राइट। सेकंड क्या है, दिस एनालिसिस डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड चेंजेस, मार्केट एनवायरनमेंट एंड चेंजेस। देखो, अगर आप एक ही पैरामीटर को देख के अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ऐसा ऐसा सेंसिटिविटी हो सकता है, लेकिन और फ्यूचर में आप पहले से प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ फ्यूचर में ऐसे कंडीशन रहेगा तो उसके बेसिस के हिसाब से हमारा मार्केट चेंज होगा, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। जैसा आपने प्रेडिक्ट किया उसके हिसाब से हमेशा नहीं होगा ना फ्यूचर में चेंजेस, मार्केट में चेंजेस। प्रिवेलिंग कंडीशंस, जैसे आपने पहले से डिसाइड किया कि नहीं ऐसे कंडीशंस होंगे, तो उसमें मेरा ये एक वेरिएबल जो चेंज होगा, जो अफेक्ट करेगा सेंसिटिविटी अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो चेंजेस डिफरेंट वे में भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रेडिक्शंस अराइव्ड एट बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी वुड करेक्ट ओनली इफ मार्केट मूव्स इन द सेम फैशन एज इट मूव्स इन पास्ट, विच सिचुएशन विल हैपन वेरी रेयरली। क्या होता है, जब आप सेंसिटिविटी के बेस पे किसी एक पैरामीटर को कंसिडर करोगे कि ये मेरे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में कैसे अफेक्ट करेगा, तो जनरली हम क्या करते हैं कि पास्ट वाले जो सिचुएशन थे, पास्ट में बिजनेस में जैसे कि मार्केट वेरिएबल्स अगर होते हैं, तो पास्ट में किसी शेयर ने कैसे एक्ट किया है उसके हिसाब से अगर आप प्रेडिक्शन करके फ्यूचर में करोगे तो ज़रूरी नहीं सेम हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस में प्रीवियस जो पैटर्न में वो बिज़नेस चला है, ज़रूरी नहीं वो हमेशा वही फॉलो करेगा, वो चेंज भी हो सकता है ना। जैसे कि मार्केट मूव्स डिफरेंट एवरी टाइम, शेयर मार्केट अलग अलग फॉर्म में आगे बढ़ता है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप प्रेडिक्ट करके ही करोगे तो वैसा ही होगा, नहीं। तो इसीलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस के कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है, इसीलिए इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, रिस्क मेजरमेंट के लिए सेंसिटिविटी
मॉडल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन सेंसिटिविटी निकालने के लिए कौन से फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं वो देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए आप एक बार ये टेबल देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ मीन ऑफ वोलेटिलिटी। ये एक्चुअली आपका जो सेकंड टॉपिक है ना, बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, उसके बेसिस पे सम है, ठीक है। तो हम पहले वोलेटिलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझा कि सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है। फिर वोलेटिलिटी पे जाते हैं। देखिए वोलेटिलिटी मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। इट इज़ कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अराउंड एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल सच एज अर्निंग, मार्क टू मार्केट वैल्यू लॉसेस ड्यू टू डिफॉल्ट, ठीक है। तो वोलेटिलिटी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वैल्यूज़ का। तो आपको मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ लेने हैं, उनका एक मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकाल के वेरिएंस निकालना है और फिर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके आप वोलेटिलिटी निकाल सकते हो। मतलब मल्टीपल रीडिंग्स को आप साथ में लिखो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका मीन निकालो और फिर वोलेटिलिटी प्रेडिक्ट करो कि हाँ इतना इतना रिस्क इससे हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसमें आपको वोलेटिलिटी दिया है। ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके स्टॉक्स की प्राइसेस दिए, ठीक है। हर एक वीक की फर्स्ट वीक से 26th वीक तक उस वो कंपनी के स्टॉक्स की प्राइसेस दी है, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, कि ये प्राइस में वो क्लोज हुआ है। तो आगे आपको टेबल में दिया डेविएशन फ्रॉम मीन एंड स्क्वायर्ड डेविएशन। देखिए डेविएशन फ्रॉम मीन क्या कैसे निकालते पहले बताती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस दिया ना, इन सब का पहले तो मीन निकाला है। मीन कैसे निकाला है, ये स्टॉक 1st to 26 जो स्टॉक है, ठीक है, इन सब का एडिशन करो और डिवाइड बाय 26 करो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मीन। देखिए मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। ये कुछ फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, मतलब टोटल जो वैल्यूज़ है उनकी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हम सभी को पता है कि मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्लोजिंग प्राइसेस के एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल कितने 26 है ना, डिवाइडेड बाय 26 किया, ठीक है। तो जो वैल्यू आई, ठीक है, जो कि वैल्यू कितनी है यहाँ पे मीन की, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सभी स्टॉक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 26 करोगे तो यहाँ पे मीन की वैल्यू देखिए कितनी आई है 123.62, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया है इसलिए हम फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप चाहिए तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। मीन की वैल्यू है 123.62। तो अभी ये 123.62 जो मीन की वैल्यू है ना, वहाँ से कितना डेविएशन होगा, डेविएशन फ्रॉम मीन हर एक वैल्यू का वो यहाँ पे लिखा है। जैसे कि 123.62 से ये 124 का कितना डेविएशन, मतलब कितना दूर है 0.38 से, ठीक है। फिर 123.62 से 134 कितना दूर है 10.38 से। तो ये डेविएशन फ्रॉम मीन मेन्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक की सब की मीन निकाली और मीन से ये हर एक वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है ये सब वैल्यू यहाँ पे लिखी और इनका स्क्वायर, डेविएशन फ्रॉम मीन मेन्यू का स्क्वायर डेविएशन मतलब इनका स्क्वायर किया तो कितनी वैल्यू आई, वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पे लिखी हर एक का। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये टॉप टेबल समझा कैसे आया, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन एंड स्क्वायर डेविएशन। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है कि मीन के बाद हमें क्या निकालना रहता है, वेरिएंस, ठीक है। देखिए ये टेबल अगर आप आगे देखोगे तो मीन निकालते हैं, फिर वेरिएंस और फिर वोलेटिलिटी। क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वोलेटिलिटी का, तो हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट चाहिए, आंसर क्या चाहिए, वोलेटिलिटी कितनी होगी। तो वोलेटिलिटी के लिए पहले तो हम मीन निकालेंगे, मीन से हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं देखिए वेरिएंस निकालने का एक फॉर्मूला है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस मतलब क्या, देखिए ये टेबल देखिए फिर से, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये स्क्वायर डेविएशन है, ये कैसे आए, ये क्लोजिंग प्राइस का मीन निकाला, वहाँ से ये हर एक वैल्यू कितना डिवाइड करी वो लिखा और उसका स्क्वायर किया तो वो कितना आया स्क्वायर डेविएशन। तो ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, इन सभी वैल्यूज़ का सम, इसे ही कहेंगे हम सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी को कहेंगे वेरिएंस, ठीक है। और फिर वोलेटिलिटी कैसे निकालेंगे, वोलेटिलिटी को निकालने के लिए फाइनल लास्ट में ये जो ये जो वेरिएंस की वैल्यू है ना उसको हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है।
जैसे कि ये देखिए, ये केस में मीन की वैल्यू क्या आई 123.62, फिर वेरिएंस की वैल्यू कैसे निकाली, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, मतलब वो लास्ट वाला कॉलम था उन सभी का सम डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि वैल्यू है 82.70, और फिर वोलेटिलिटी की वैल्यू कैसे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 82.70, इसको अंडर रूट करोगे तो क्या मिलेगा, वोलेटिलिटी की वैल्यू जो कि कितनी आई 9.27। आप कैलसी यूज़ करके ये कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि कैलकुलेट वोलेटिलिटी फॉर द बिजनेस और आपको टेबल दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, पहले मीन निकालोगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, पहले क्या करोगे, आप मीन निकालोगे, ठीक है। मीन कैसे निकालोगे, सब स्टॉक्स की प्राइसेस को एड डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर सेकंड काम क्या रहेगा आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर सेकंड काम क्या रहेगा, वेरिएंस निकालना। वेरिएंस कैसे निकालोगे, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन कैसे निकालोगे, देखो सब क्लोजिंग स्टॉक के प्राइसेस की वैल्यू की मीन, उसका हर एक मीन निकालने के बाद हर एक वैल्यू मीन के वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है वो इंडिविजुअल वैल्यू, और फिर हर एक वैल्यू का स्क्वायर विच विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। तो ये सब स्क्वायर डेविएशन का एडिशन, ठीक है, ये सब स्क्वायर डेविएशन का एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 26, वो तो सेम ही रहेंगे ना, ठीक है। तो ये निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेरिएंस। और फिर वोलेटिलिटी कैसे मिलेगी, वेरिएंस को आप अंडर रूट में डाल दोगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट विल बी वोलेटिलिटी, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस की वोलेटिलिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये तीनों फॉर्मूलेज याद रखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझो स्टूडेंट्स, तीनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ये किसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं कुछ डिटेल्स वोलेटिलिटी के बारे में। तो बेसिकली वोलेटिलिटी होता क्या स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वैल्यूज़ का खुद के ओरिजिनल वैल्यूज से, जिनका सम हम सब का एग्रीगेट लेके हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिवली इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी may also be computed using option prices if quoted in market using Black and Scholes option pricing formula। आगे हम देखेंगे ये मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तो ये जो वोलेटिलिटी वाला मेथड है ना, रिस्क मेजरमेंट यूजिंग वोलेटिलिटी बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, इसे आप ऑप्शन प्राइसिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन स्टॉक्स में, क्योंकि उसमें क्या रहता है, फ्यूचर ऑप्शंस में जब आप पैसे डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको पता नहीं रहता वो मार्केट किस फॉर्म में कैसे वो एक्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो वोलेटिलिटी मेथड है, इसके मार्केट के प्रीवियस मल्टीपल रीडिंग्स को अगर आप एग्रीगेट लेके करोगे ऐसे ही मीन निकाल के सब ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस करके, तो आप आराम से उसे ठीक से प्रेडिक्ट कर पाओगे। ओके, इन्वेस्टर कैन यूज़ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टू प्रोजेक्ट फ्यूचर मूव्स। तो मार्केट में शेयर की स्टॉक की कैसी फ्यूचर मूव हो सकती है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑफन एम्प्लॉयड टू प्राइस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है। सो इम्प्लिसिट वोलेटिलिटी इज एन एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग एंड सिंस ऑप्शन प्राइस बीइंग कोटेड आल्सो फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि ऑप्शन प्राइस में आप फ्यूचर के इस पे बेस पे एक प्रेडिक्शन करके आप पैसे डाल रहे हो, तो वो केस में ये वोलेटिलिटी वाला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बेस्ड ऑन डिफाइंड टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज पे डिफाइंड बेस पे भी आप वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम सीरीज के केस में भी स्टूडेंट्स आप वोलेटिलिटी, ये तो हुआ इन जनरल प्रीवियस सब रीडिंग्स को एग्रीगेट लेके आप निकालना, लेकिन हो सकता है कि आपको अगर टाइम सीरीज पता रहेगी प्रॉपरली डिफाइंड और आपको डेली वोलेटिलिटी पता है, तो आप फ्यूचर में होने वाली वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे वोलेटिलिटी सो कंप्यूटेड वुड बी डेली वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, हो सकता है इट विल बी वीकली, मंथली, और जैसे जैसे ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे जैसे वोलेटिलिटी का भी ये टाइम बढ़ेगा, ठीक है। इसका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, काफ़ी आसान है, देखते हैं कैसे करते हैं। वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजॉन टी इज इक्वल्स टू डेली वोलेटिलिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। देखिए, अगर आपको डेली वोलेटिलिटी की वैल्यू पता रहेगी जो कि बेसिकली परसेंटेज में रहती है, और स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी मतलब टाइम, कि आपको 1 मंथ की वोलेटिलिटी चाहिए, वीक की चाहिए, डेली की चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए, वो टी की वैल्यू रहेगी, उसका स्क्वायर रूट करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टोटल वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजॉन टी, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझा स्टूडेंट्स। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए बुक में वो समझते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स। देखिए, if daily volatility of a stock say 1.5%, monthly volatility would be,
देखिए यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बोला है आपको, हम इसे कैलकुलेशन करके ही बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डेली वोलेटिलिटी, पहले तो फॉर्मूला क्या था, वोलेटिलिटी टी पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला था, डेली वोलेटिलिटी इनटू अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड, यही तो फॉर्मूला था ना। वोलेटिलिटी फॉर अ पीरियड टी इज इक्वल्स टू डेली वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी। टी मतलब कितने टाइम की वोलेटिलिटी चाहिए। अगर यहाँ पे उन्होंने दिया है कि डेली वोलेटिलिटी 1.5% है पहला केस में, ठीक है, तो 1.5 वैल्यू आई डेली वोलेटिलिटी की, इनटू फिर मंथली वोलेटिलिटी कितनी ही पूछी है, ठीक है। तो मंथली मतलब देखिए मंथ में कितने दिन रहते हैं, 30 दिन रहते हैं ना, तो अंडर रूट 30, टी की वैल्यू कितनी है 30, क्योंकि मंथली वोलेटिलिटी पूछी है, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन आप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8.22, यही उन्होंने दिया है कि डेली वोलेटिलिटी अगर दी 1.5% मंथली वोलेटिलिटी पूछी है तो 1.5 टू 5.48 इज बेसिकली अंडर रूट 30 की वैल्यू आई 5.48, तो इसकी वैल्यू 8.22, ठीक है। तो मतलब टी की वैल्यू यहाँ पे 30 दिन है, इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा आंसर मिला। अगर वीकली होती तो ये 7 दिन होता, क्योंकि एक वीक में 60 दिन रहते हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट वोलेटिलिटी हायर टाइम होरिजन विल बी मोर देन 1 मंथ। अगर जैसे से देखो, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मोर देन 1 मंथ की वोलेटिलिटी पूछी है, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी उसी के हिसाब से टोटल वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, ये टोटल वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली इफ देयर इज 36 डे वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक इज से 18%, आपको 36 दिन की वोलेटिलिटी दी है, 36 दिन की वोलेटिलिटी दी है 18%, तो डेली वोलेटिलिटी कितनी पूछा है, देखिए फॉर्मूला यही है, ठीक है। 36 दिन की वोलेटिलिटी कितनी है, देखो मतलब टी की जो वैल्यू है वो 36 दिन है, ठीक है, 36 डेज है, इसकी वोलेटिलिटी कितनी दी है 18%, मतलब 18, और डेली वोलेटिलिटी पूछी है, ठीक है, और 36 डेज है ना, तो अंडर रूट 36 आएगा, टी की वैल्यू 36 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6, डेली वोलेटिलिटी इज इक्वल्स टू 18, तो ये 6 3, ठीक है। तो ये कितनी आई डेली वोलेटिलिटी, अगर आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे तो ये 6 ने 18 को 3 से काट दिया, ठीक है, 6 3 18, सो 3, और डेली वोलेटिलिटी हमेशा कितने किस फॉर्म में रहती है, परसेंटेज के फॉर्म में रहती है, ठीक है। सो डेली वोलेटिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स 3%, तो यही फॉर्म में दिया है। मतलब हो सकता है आपको ये फॉर्मूला में ये दो वैल्यूज़ दी जाए और इसे पूछा जाए, या ये दी जाए और इनमें से एक वैल्यू दिया और एक दूसरी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे फॉर्म में इतने आसान टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सको। वोलेटिलिटी हेल्प्स टू कैप्चर पॉसिबल वेरिएशंस अराउंड एवरेज ऑफ टारगेट वेरिएबल्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। तो वोलेटिलिटी हमेशा हेल्प करता है, चाहे जो वेरिएबल हमने टारगेट किया है वो अपसाइड में जा रहा है, मतलब प्रॉफिट में जा रहा है, या लॉस में जा रहा है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तीसरा जो मेथड है स्टूडेंट्स फॉर रिस्क मेजरमेंट विच इज़ डाउन साइड पोटेंशियल, वो देखते हैं। तो आई होप आपको ये पहले दो मेथड समझे, बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड बेस्ड ऑन डाउन साइड पोटेंशियल। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। रिस्क मेजरमेंट बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी समझा, सेंसिटिविटी सिर्फ एक वेरिएबल को लेके आप रिस्क मेजर करते हैं, इसलिए वो इतना फिजिबल नहीं है। दूसरा है वोलेटिलिटी बेस्ड, ठीक है, वोलेटिलिटी बेस्ड पे आप सब रीडिंग्स के मीन लेके उसका वेरिएंस निकालोगे और फिर वोलेटिलिटी निकालोगे अंडर रूट में। और अगर टाइम सीरीज डिफाइंड है तो टाइम सीरीज के बेसिस पे ये फॉर्मूला है, वोलेटिलिटी ओवर टाइम हॉरिजॉन टी इज इक्वल डेली वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। अभी थर्ड टाइप है रिस्क मेजरमेंट का, डाउन साइड पोटेंशियल। देखिए डाउन साइड पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, नाम से ही पता चलता है। पोटेंशियल मतलब वेरिएंस चेंज होना, और डाउन साइड मतलब नीचे के साइड, लॉस के साइड। रिस्क मटेरियलाइजेस ओनली व्हेन अर्निंग्स डेविएट एडवर्सली। हम कब बोलते हैं कि रिस्क हो रहा है बिजनेस में, जब अर्निंग्स बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। अगर वो अच्छे केस में जा रहे हैं, अगर वो अपसाइड जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं ना कि वो रिस्क है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो रिस्क कैसे आ सकता है ना। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था ये चैप्टर के कि रिस्क हमेशा नेगेटिव केसेस में ही आएगा, आगे पॉजिटिव केसेस में रिस्क नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई भी वेरिएबल फ्लक्चुएट करता है तो अगर वो अपसाइड जा रहा है तो हम उसे रिस्क नहीं बोलेंगे। जब वो नीचे की साइड आ रहा है, जब वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तभी हम बोलेंगे कि वो रिस्क क्रिएट कर रहा है, उसी को हम कहेंगे डाउन साइड पोटेंशियल, ठीक है।
In view of this, correct risk measurement should ignore if profit or upside potential take into account. तो ऑब्वियसली अगर आपका वेरिएबल प्रॉफिट दे रहा है, अपसाइड जा रहा है, अबाउ जा रहा है, तो आपको उसे इग्नोर करना है, क्योंकि वो केस में वो रिस्क नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ अगर वो नीचे की साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, मतलब लॉस में जा रहा है, ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो ही वो डाउन साइड पोटेंशियल क्रिएट करेगा और वो रिस्क क्रिएट करेगा, ठीक है। तो डाउन साइड पोटेंशियल आपको समझा स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर लॉस में जा रहा है, नीचे जा रहा है, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो ही हम उसे बोलेंगे कि वो रिस्क क्रिएट कर रहा है, और उसी को कहेंगे हम उसका डाउन साइड पोटेंशियल, वो वेरिएबल का डाउन साइड पोटेंशियल, मतलब वो कितना नीचे गिर सकता है। डाउन साइड पोटेंशियल हैज़ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। देखिए मतलब कोई भी वेरिएबल अगर डाउन साइड में उसके गिरने की कितनी क्षमता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पोटेंशियल लॉसेस, अगर वो गिरता है तो कितने लॉस हो सकता है, ठीक है, कितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, वो कितने बार गिर सकता है, कितने बार वो मार्केट में एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। ऐसे 2 टाइप्स रहते हैं। देखिए पोटेंशियल लॉस में भी एस्टिमेटेड बट डिफिकल्टी लाइज इन एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी। अगर कोई भी वेरिएबल गिरता है नीचे, एडवर्सली अफेक्ट करता है, जो कि रिस्क क्रिएट करता है बिजनेस के लिए, तो उससे एस्टिमेट करना पॉसिबल है कि हाँ ये वेरिएबल सपोज 100 रुपये से अगर कोई शेयर मैक्सिमम गिरने का चांसेस आज 50 रुपीज़ तक है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ 50 रुपीज़ तक मेरा लॉस हो सकता है। लेकिन एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब वो कितने बार नीचे गिर सकता है, वो 10 बार गिर सकता है, वो 20 बार गिर सकता है, कितने भी बार वो 50 तक आ सकता है, इसका मैं गारंटी नहीं दे सकती, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसी के लिए अलग अलग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो बनाए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस फाइंड आउट किया जाता है। डाउन साइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट इंटीग्रेट्स सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी विथ एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टनिटी। तो ये तीनों जो मेथड अभी तक हमने पढ़े ना, सेंसिटिविटी वाला, वोलेटिलिटी वाला और डाउन साइड वाला, ये तीनों में सबसे बेस्ट माना जाता है डाउन साइड पोटेंशियल वाला मेथड। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी वाले वेरिएबल को कंसिडर करके डाउन साइड पोटेंशियल कैलकुलेट करता है। तो डाउन साइड पोटेंशियल वाले केस में आप सेंसिटिविटी वाला वेरिएबल की भी कंसिडर करोगे और वोलेटिलिटी वाला भी कंसिडर करोगे, जो कि कितना एडवर्स अफेक्ट करेगा, कितना अनसर्टन क्रिएट करेगा। अनसर्टनिटी मतलब एक इरेगुलरिटी, एक अनिश्चितता क्रिएट करेगा आपके वो एलिमेंट में। दिस इज़ द मेजर दैट इज़ मोस्ट रिलाइड अपॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री ऑल्सो रेगुलेटर्स, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट मेथड जिसपे कई सारे बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज, रेगुलेटर्स डिपेंड रहते हैं। कौन सा मेथड? डाउन साइड पोटेंशियल मेथड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसी पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी दोनों को साथ में लेके चलता है। वैल्यू एट रिस्क, VAR इज़ द डाउन साइड रिस्क मेजर, ठीक है। तो वैल्यू एट रिस्क जो VAR वाला कंपोनेंट है वो डाउन साइड रिस्क मेजर में आता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है, कितने बार लॉस हो सकता है, ये सभी चीज़ों को देखने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? डाउन साइड पोटेंशियल वाला मेथड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझा कि रिस्क मेजरमेंट कैसे करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। उसके कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स है, पहले हमने देखा था EI लेक्चर में रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कौन से टाइप के रिस्क होते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखे हमने समझा कि अगर बैंक एक जगह से फिक्स में पैसा उठाता है और दूसरी जगह वो लोन में देता है, तो कौन से टाइप्स के रिस्क होते हैं, यही बुक में एग्जांपल दिया था। फिर रिस्क मेजरमेंट के 3 टाइप्स देखे हमने बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी एंड डाउन साइड पोटेंशियल। सेंसिटिविटी कौन से पैरामीटर्स को देखता है, फिर वोलेटिलिटी में कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कुछ फॉर्मूलाज देखे, सम्स देखे, वोलेटिलिटी को एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। फिर अगर कुछ टाइम डिफाइंड सीरीज़ रहेगा, कुछ फिक्स टाइम रहेगा, तो वो केस में वोलेटिलिटी कैसे होगी वो देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा स्टूडेंट्स डेली वोलेटिलिटी पे बेस्ड वोलेटिलिटी फॉर टाइम पीरियड T कैसे निकालते हैं, और फिर डाउन साइड पोटेंशियल क्या होता है, और तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा और कैसा है वो सब देखा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हम ये लेक्चर्स बाय बुक इतना डिटेल में करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आया था इस टाइम। तो आई होप आने वाले एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स का BFM क्लियर हो जाए। तो इसीलिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी टॉपिक हम स्किप ना करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।